आज की हमारी जो गेस्ट है, उन्होंने 7 साल की उम्र में स्टेज को ऐसे अपनाया कि उसके बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक। थिएटर, राइटिंग, डायरेक्शन, होस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स, लिस्ट इज एंडलेस। उन्हीं के शब्दों में कहूं तो कुछ भी क्रिएटिव करा लो पढ़ाई के अलावा। तो आइए आज हमारी गेस्ट से मिलते हैं। चारू जी, आपका आपके शो पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया और मुझे बहुत मजा आया सुन के। तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, गोरखपुर के रहने वाले, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। तो जो शुरुआती जो मेरी स्कूलिंग थी वो कामल कॉन्वेंट स्कूल से हुई। तो जहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टेज पे, याद है 3rd क्लास में थे जब सबसे पहले एक जिप्सी डांस किया था। तो वो जो एक चस्का लगा ना, वही जो डांस करके बस लगा यही मेरा प्यार है, यही मेरा शौक है। तब से बस जो है लगे हुए। 5वीं क्लास में, फिर चौथी में भी शायद कुछ किया था। 5वीं में फिर मैकबेथ हुआ था हमारे यहाँ, शेक्सपियर का मैकबेथ, उस पर मैंने किया पार्टिसिपेट। फिर 5वीं के बाद हम लोग सेंट पॉल्स में चले गए और सेंट पॉल्स से फिर 6, 7, 8, 9, 10 जितने साल हम लोग का, पहले उसे हम लोग एनुअल फंक्शन, पेरेंट्स डे कहते थे, जैसे आजकल एनुअल फंक्शन है, पहले पेरेंट्स डे कहा जाता था। तो क्रिश्चियन स्कूल था तो हम लोग का क्रिसमस वीक सेलिब्रेट होता था। तो उसमें कुछ ना कुछ, मतलब कुछ भी हो स्कूल में, चारू मेहरोत्रा को स्टेज पे होना ही होना है। पढ़ाई के अलावा मुझे जो मर्जी, नाच गाना, चाहे वो दौड़ लगवा लो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, फिर एनएसएस हो, या घर में शादी हो तो उसमें भी काम करने में मजा आता था। मतलब सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टैटिंग वर्क एक होता था, शटल वर्क, क्रोशिया, सब काम में मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाई के अलावा। ऐसे में आपके पेरेंट्स का क्या कहना था? मेरी माँ तो कहती थी बेटा पढ़ लिख लो, कुछ पढ़ लो, मेरी इज्जत रख लो ना। नहीं तो कम से कम बीए तो, पहले तो होता था ना, बीए पास हो गई लड़की तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो खैर ऐसा नहीं था, मतलब बीए तक पढ़ाई की और अच्छे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी से पढ़ाई की। और फिर उसके बाद लखनऊ पढ़ने गए। वहाँ पे द फर्स्ट वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ एशिया, इजाबेला थोबन कॉलेज, वहाँ पे पढ़ाई की। अरे वाह। तो वहाँ पे भी मैंने खूब मस्ती की। स्टेज पे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। फिर वहाँ हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ की लाइफ अलग थी। और बस वहीं से हमेशा यही सब काम, जो मेरा स्टेज है और मेरे को डांस का जो शौक है बचपन में। हाँ, मैंने गोरखपुर में थे तो मैंने कथक भी सीखा बचपन में। अरे तो वाह। जो मेरा प्यार है कथक, क्लासिकल डांस का, मेरे घर में मेरे दादाजी लखनऊ में थे, मेरे पिताजी, इन लोग को क्लासिकल से बहुत शौक था। मेरे पिताजी सितार बजाते थे, मेरे दादाजी को क्लासिकल म्यूजिक से बहुत लगाव था। और मेरे घर में मेरे चाचा, उनका ये लोग का स्कूल में सब्जेक्ट था, एक का तबला था, एक का सितार था जब ये पढ़ते थे। हाँ, अरे वाह। तो शायद वही बीज जो है, वही होता है ना, जब आपकी फैमिली में ये फैमिली सब में। के शौक होते हैं। तो वहीं से मेरा ये शौक है, क्योंकि हमने देखा था हमारे लखनऊ में दादाजी के घर में बैठकें हुआ करती थी। और गोरखपुर में कोई भी कलाकार आता था तो हमारे घर आते थे वो लोग, पापा लेकर आते थे, सुनते थे उन्हें घर में बैठ के कैसे वो रियाज कर रहे, कैसे। तो समझ में नहीं आता था, लेकिन कहते हैं ना बचपन में एक बीज जो बो दिया जाता है, तो वो बचपन से मेरा शौक है। फिर जब लखनऊ में पढ़ते थे तो वहाँ मेरा जो रूबरू हुए, जो कहते हैं ना, जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ स्पिक मैके से, जो संस्था जिसके साथ काम करते हैं, तो तब से 11वीं क्लास से स्पिक मैके 84 से कर रहे हैं और अरे आज वाह। तक उससे भी जुड़े हुए हैं। तो काफी लंबे समय से जी, हैं आप 40 इस साल से कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्पिक साथ। मैके के साथ 40 साल से जुड़े हुए हैं। क्या बात है। तो इस दौरान आपने थिएटर बहुत अच्छे से किया। थिएटर से प्रोफेशनली एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इंट्रोडक्शन कैसे हुआ आपका? देखो, थिएटर स्कूल और कॉलेज में तो थिएटर नहीं था, वो तो स्कूल में जो जैसे होते हैं ना, कोई इवेंट हुआ तो उसमें नाटक हो रहा है, जैसे वो तो स्कूल की टीचर जो हम लोग को सिखाती थी, ड्रामा होता था वो करते थे। लेकिन जो प्रॉपर जो थिएटर किया, मेरा जब कौन सा समय था याद नहीं है, पर मुझे पता लगा था कि एक एफटीआई नाम की पुणे में एक जगह है जहाँ पे सिखाया जाता है। और दिल्ली का भी मुझे काफी लेट पता लगा कि एक एनएसडी नाम का जहाँ ड्रामा सिखाया जाता है। लेकिन कुछ पता नहीं था कैसे जाना है। मुझे सब चीज करने का शौक था, लेकिन समझ में नहीं आता था ना कि क्या करे, कौन सी दिशा में जाए ना। पहले इतना नहीं होता था कि पेरेंट्स हमें बता रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं नहीं उस तरह से। सपोर्ट भी, हाँ शायद नहीं इतना मिला। छोटा शहर था, बातें बनती थी कि लड़की नाच रही है, गाय। छोटे शहर की एक सोच भी छोटी होती है। अब तो खैर बहुत बदल गया। तो मेरे माँ बाप की भी उसमें हम गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि माँ ने कोशिश की पर somehow I think it didn't work out, whatever may be the reason, मालूम नहीं।
आई विल से आपकी इस बात से कि क्यों वर्कआउट नहीं किया, एक्चुअली परफेक्टली वर्कआउट किया, यू हैव डन एवरीथिंग हाँ वो ये ना, दैट यू जैसे रियली वांटेड टू डू। मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स जैसे कहते हैं ना, हर चीज में हाथ डालो, हाँ, आज तक डाल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे हर चीज चखने का बेहद शौक है कि जितने शौक है ना, लगता है सब पूरे कर लो। फिर हम लोग 1999 में दिल्ली शिफ्ट हुए लखनऊ से। फिर जब दिल्ली आए तो जैसे लगा ना सारे रास्ते खुल गए। दिल्ली में हर चीज मिलने लग गई, हमें पता लगा थिएटर भी होता है, डांस भी कर सकते हैं। डांस तो क्या, लखनऊ में जब रहते थे वहां भी, लखनऊ में तो पूरा घराना कथक का बिल्कुल। कर सकते थे। लेकिन मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, 21 साल की उम्र में बच्चे हो गए, छोटे छोटे थे, तो वो पूरा जो मैंने 10-12 साल का टाइम था, वही होता है जब बच्चे बच्चे हो जाए, फैमिली, वो सब, तो ये सब नहीं कर पाए। लेकिन दिल्ली आके फिर मुझे लगा। तो मतलब आपने थिएटर शादी से पहले भी काफी किया, क्लासिकल डांस हाँ किया, हाँ काफी हाँ। कुछ क्रिएटिव आपने सीखा किया, लेकिन प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो एक्चुअल जर्नी आपकी शादी के बाद शुरू हुई है। शादी के बाद दिल्ली आके शुरू हुई। दिल्ली आके फिर मैंने कथक की भी करीब 6-7 साल ट्रेनिंग ली मैंने। लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से मुझे हम्म। छोड़ना पड़ा, और मेरे गुरुजी पंडित प्रवीण गंगानी जी, जो जयपुर घराने के, वो भी गुजर गए। और मेरा भी कुछ अपना पर्सनल रीजंस था जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। और लेकिन बैठे के भी भाव करते हैं अभी भी, उसमें मुझे बहुत मजा आता है, उसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो मैं, जब मुझे शौक आता मैं करती हूँ। बैठे की भाव, जो बैठ के जो जी भाव जी दिखाते हैं, जी वो जी। करता है। और थिएटर का फिर मैंने, हाँ, क्योंकि ना एनएसडी जा पाए ना एफटीआई जा पाए, तो यहाँ पे जितने पॉसिबल मुझे पता, देखो मेरा कोई, जैसे कहता है ना, एक माँ बाप लोग, माई बाप होता है किसी का इस हाँ। लाइन, मेरा कोई नहीं था। मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि कैसे इस लाइन में घुसना है, कुछ हम्म। भी नहीं पता था। पर करना है, एक्टिंग का मुझे था, मुझे करना है। और कैसे करना है नहीं मालूम। फिर मेरा एक स्पिक मैके में एक कॉलीग था, वो फिल्म्स वगैरह बनाता था, तो उससे मैंने पूछा कैसे हो सकता है, कहाँ से हो सकता है। तो वो भी कहता था बताएंगे, होगा तो जरूर बताएंगे। तो उससे थोड़ा थोड़ा ना मुझे एक फ्लेवर मिलना शुरू हुआ कि कैसे फिल्में बनती, क्या होता है। फिर एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा फिल्म मेकिंग कोर्स का, कि पुणे से एक है वहाँ का, वो दिल्ली आके श्री राम सेंटर वहाँ पे वो फिल्म मेकिंग कोर्स कराता है। अच्छा। तो मुझे लगा बस मुझे शायद ना एक वो मिल गया कि कहाँ से मुझे घुसना है। बस वहीं से मेरी, बस पिछले मेरे ख्याल से 9 साल हो गए वो, मैंने जब फिल्म मेकिंग कोर्स किया था। उसके थोड़ा पहले मैंने थिएटर स्टार्ट कर दिया था, वर्कशॉप्स वगैरह लेनी शुरू कर दी थी। काफ़ी सारे, शुरुआत मैंने अस्मिता थिएटर से की, ये जो सर हैं अरविंद हमारे गौर। अरविंद कौर सर के साथ की। और फिर उसके बाद मैंने वो फिल्म मेकिंग कोर्स किया। तो वहां से फिर मेरे कनेक्शन बनने शुरू हो गया, बनने मुझे शुरू। पता लग गया। फिर मैंने बहुत सारी वर्कशॉप, जहां पता लगता था कि एनएसजी के कोई एक्टर है, ये वर्कशॉप कर रहे हैं 3 महीने की या 4 महीने की, वो मैं ज्वाइन कर लेती थी। आई थिंक मैंने बहुत सारे ऐसे थोड़ी थोड़ी थोड़ी, और सब कहते थे 3 महीने से तुम्हें क्या मिलेगा। मुझे लगता था मुझे, इतने सारे डायरेक्टर्स हैं ना, सबसे कुछ एक नया सीखने को मिल जाता है। हम्म। हालांकि काफी चीजें कॉमन भी होती थी, बिल्कुल। लेकिन सब में कुछ मुझे नया फ्लेवर मिलता है। फिर मुझे काम मिलने लग गया। हम्म। तो बस फिर ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। और फिल्म का जो मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ, मेरा वो फिल्म मेकिंग कोर्स जो किया मैंने, वहां से जो संजीव सूद जी, जिनका हम लोग ने जी पॉडकास्ट भी जी किया था, जी। वो मेरे कैमरा फैकल्टी थे वहां पे। ओ, और उसी के बाद शायद आपने अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म हाँ, फिर डायरेक्ट वो की, मैंने जो कि कोविड में किया। कोविड में हुआ क्या कि अ, हम लोग का टाइम पास क्या था, या तो खाना बनाना, सफाई करना घर का, और जब सब काम हो जाता था तो बैठ के फेसबुक देखना। बिल्कुल। तो फेसबुक देखते रहते थे। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि कितने सारे लोग हैं, सब जो लेबर्स हैं, ये सब अपने अपने घर जा रहे हैं, कितनी इनके सपने होंगे, इनकी इतनी तमन्नाएं होंगी, फैंटेसीज होंगी। बस वो फैंटेसी एक वर्ड है ना, मुझे क्लिक कर गया। मुझे लगा कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपना पहला प्यार मिला होगा फेसबुक पे बिल्कुल। इस कोविड के दौरान। मुझे लगा, बिल्कुल। मुझे सब्जेक्ट मिल गया। बस उसी हम्म। पे फिर मैंने छोटा सा एक लिखी कहानी, और मैंने संजीव जी को भेजा। हमने कहा सर, ये मैंने एक लिखी है, इस पे कुछ करना। कह रहे आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसको बढ़ाओ। मैंने कहा हम्म। कैसे बढ़ाए, मुझे तो आता नहीं है लिखना, ना तो स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, ना तो उसको स्क्रीन प्ले कैसे लिखना, मुझे कुछ नहीं आता। तो उन्होंने मुझे फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी शुरू की। अरे वाह, मैं क्या लिखती थी, बात है। उनको भेजती थी। वो कहते थे इसको ऐसे ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो। और बड़ा मजा आने लग गया। रात में जब सब काम हो जाता था, फिर बैठते थे और पेजेस पे पेजेस लिखते थे अपने हाथ से।
वो सर कहते भी थे कि इसको टाइप कर लो। हमने कहा नहीं, मुझे मजा आ रहा है लिखने में। एक जो अपने हाथ का मैं टच दे रही हूँ ना, अभी तक बिल्कुल। सुनते ही थे कि लोग लिखते हैं पन्ने और फाड़ते हैं, तो वो फील करते थे हम, बड़ा मजा आता था। लिखा कुछ गलत लिखा, फाड़ के उसको फेंकते थे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि ये वाकई ऐसे मतलब क्या होता है, कैसा लगता है। तो वो मैंने खूब लिखा, खूब पढ़ा। हालांकि मुझे लगता था मैं बहुत पेजेस वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा किया मैंने। फिर उनको सर को भेजते थे, संजीव सर को। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं और स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती, सारा उन्होंने लिखा। करते 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 मेरी 50 मिनट की फिल्म बन गई, उस पर पूरा मैंने लिख दिया। और क्या सुंदर फिल्म है और वो। पर क्योंकि वो फेस्टिवल के लिए बनाई थी, तो 50 मिनट तो ज्यादा थी, उसको 40 के अंदर रखना था। तो उसमें काफी कुछ काटा, फिर हर चीज लिखी। उसमें मैंने एक पोइट्री भी खुद लिखी, जो लास्ट में, उस फिल्म के लास्ट में जो वॉइस ओवर वो मेरा ही है, और मैंने वही लिखा है पूरा। और फिर मैंने इमेजिन करके लिखा, रैना सर को, के रैना सर को जी। इमेजिन किया करके ही लिखी स्टोरी, बिना उनसे पूछे। फिर मैंने उनको फोन किया, हमने कहा सर मैंने एक स्टोरी फिल्म की लिखी, आपको इमेजिन करके। कहते तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। मैंने कहा सर मुझे लगा आप फिट होंगे, लिखी है, आप पढ़िए, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप बताइएगा, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, पर मुझे लग रहा है आपको अच्छी लगेगी। उन्होंने पढ़ा, तुरंत उनका आ गया कि चारू, आई एम लविंग द स्क्रिप्ट एंड इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आई विल डू दिस फिल्म। अरे तो बस वाह। मुझे लगा वन द दिस ऑस्कर। अनकंडीशनल सपोर्ट एक्चुअली आई विल से, जो सूद साहब से भी मिला, जी एम जी। के रैना जी से भी मिला। और इस फिल्म का लिंक हम जरूर नीचे डालेंगे, आप जरूर जाकर ये शॉर्ट फिल्म देखें और हमें बताएं कैसी लगी। और आई मस्ट टेल यू, ये फिल्म बनने में 2 साल लगा। शॉर्ट फिल्म थी, बिकॉज कोविड के दौरान बनाई। हमने 40 मिनट्स शूट 4 दिन में कंप्लीट किया, बिकॉज ऑफ संजीव सर। ही न्यू एग्जैक्टली कैसे करना है। वेरी अनलाइक आज की तरह की एक शॉट लिया, फिर उसको चेक किया कैसा है। उनके दिमाग में सब था, ये लिया ठीक होगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मतलब he did it in 4 days. I was amazed. मैंने कही तो सर आपने, हम लोग तो छोटा सा एक ऐड करते, हमें 2-2 दिन लग लग जाते जाते कई हैं। बारी। तो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, यस, 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। फिर वो बहुत अच्छा रहा, बट टाइम बहुत लगा, क्योंकि जब हम कुछ एडिट शुरू करते थे वो लॉकडाउन हो जाता था, तो बहुत टाइम लगा। लेकिन he was really a big support. I have to thank him for that. बट हाउ And of वाज course, योर एक्सपीरियंस एज डायरेक्टर, राइटर बहुत एंड अच्छा। देन एक्टर। बहुत मजा आया इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करने पे, सेट पे। अभी मतलब काफी कुछ कैमरा तो कर ही चुके थे, लेकिन वो जो रैना सर के साथ बिल्कुल। रिहर्सल में बड़ा मजा आता था। 2-3 बार रिहर्सल, क्यों कहते थे अरे क्या इतनी रिहर्सल करनी, सीधे सेट पे हम लोग। हमने कहा नहीं सर, आपके सामने पहले कर रही हूँ, थोड़ा तो मुझे चाहिए ये टाइम। हाँ। तो उनके घर हम नोएडा जाते थे, तो बहुत नहीं गए, 2-3 बार बस हमने रिहर्सल की होगी। और फिर संजीव सर से मैंने बहुत सीखा कि ऐसे करना है। तो इट वाज, मतलब आई रियली थैंक देम फॉर फॉर बीइंग सो गुड विद मी, कि उन्होंने मुझे अपना पेशेंस डेफिनेटली। लूज नहीं किया और कहीं गलत हो। और सेट पे मजा आता था बोलने में कि रहना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बोल। क्योंकि डायरेक्टर जो होता है उसके हमेशा एक मन में एक विजन होता है कि जब बिल्कुल। लाइन लिख रहा होता है कि ये वाली लाइन को ऐसे नहीं, इसको ऐसे घुमा के लिख बोलना है। तो मेरे मन में वो जब लिख रहे थे तो एक पूरा वो विजन था कि रहना सही, इसको ऐसे बोलेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो उनको जब टोकते थे तो थोड़ा घबराहट भी होती थी। तो यही मैं पूछने वाली थी, बीइंग अ डायरेक्टर माई सेल्फ, हाँ, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि कई बार ऐसा होता है ना, अपने इतने सीनियर, आपसे इतने सीनियर कोई फिर आपके सामने हो। फिर एक आध बार मैं संजीव सर को भी कहते थे सर ये वाला ना, ये ऐसे करवा दीजिए। तो थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन एक आध बार हिम्मत करके बोल देते थे। संजीव सर ने भी काफी हेल्प की डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके बाद तो फिर हाँ, फिर तो वो 4 दिन बहुत अच्छा समय व्हाट निकल गया। एल्स वी नीड, अगर अच्छी टीम है आपके पास और बिल्कुल, हाँ। डायरेक्टर का विजन क्लियर है, तो एक सुंदर फिल्म फिर तो तब बननी है। उसके बाद मुझे लगा शायद हाँ लिख भी सकता, थोड़ा बहुत लिख लिया। तो ये भी कर लिया। हाँ, ये भी कर, क्योंकि हमने कहा ना मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, मुझे हर चीज में हर चीज को चखने में बड़ा मजा आता है। आप ये बताइए कि सोल सफर और एहसास, इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपको कहाँ से ये आइडिया आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है, ये ख्याल कैसे आया? सोल सफर और एहसास की जर्नी जो है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक दिन अभी 4-5 महीने पहले की बात है, जनवरी की बात है, हाँ। एक दिन कौन बनेगा करोड़पति पे सारे पॉडकास्टर्स, 3-4 पॉडकास्टर्स थे जो अमिताभ जी जिनके
जो कौन बनेगा करोड़पति पे आए थे, तो वो सुनते सुनते मेरा एकदम दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज है, अब इसमें हाथ डालती हूँ। और ये बहुत अच्छा जरिया है कैमरे के आगे रहने का। और बस वहीं से फिर आइडिया आया, पर फिर ये आया कि मतलब कैसे करेंगे, कैसे ये होगा। फिर अपने बच्चों से बात की। मेरे बच्चे बहुत मुझे एनकरेज करते हैं, और वो लोग बहुत बोलते हैं, कहते हैं आप क्यों नहीं करते, आप आपके कनेक्शंस हैं, आप इतना काम कर रहे हो थिएटर में और एक्टिंग का और स्टेज पे सब कर रहे हो, क्यों नहीं उन लोग से आप बात करके उनकी जर्नी के बारे में आप ऐसे शुरू करिए। डेफिनेटली। हाँ, तो बस वहीं से मुझे लगा। एंड यू हैव अ वंडरफुल नेटवर्क फॉर श्योर। हाँ, तो नेटवर्क, हाँ वो तो है ही, पर मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं था इसको शुरू कैसे करना चाहिए। तो बस फिर एक मेरे फ्रेंड और हैं थिएटर के, उनसे उनसे मैंने मुलाकात की। उन्होंने एक मुझे जो क्या कहते हैं सलाह दी, जिसके जरिए आप लोग से मुलाकात हुई। जी। उसने कहा चारू, मुझे लगता है तुम्हें एक टीम हायर करनी पड़ेगी इसके लिए, जो लोग ये काम करते हैं। मैंने कहा हाँ, बस यू आर अ बिग सपोर्ट इन दैट। मुझे हेल्प मिल गई, मुझे कैसे करना है। तो बस फिर मुझे लगा कि मैं रुमानी से बात करूं और अपना आइडिया फ्लोट करते हैं, तो मे बी इट वर्क्स आउट। Yeah. और डेफिनेटली तुम लोग की जो जनरेशन है, ये इनको पता है कि आजकल का मीडिया कैसे हैंडल किया जाता है। हम लोग थोड़े, हमारी पता है कैसे करना, लेकिन बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज डेफिनेटली नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल गई है। टेक्नोलॉजी बदल गई है। हम लोग फेसबुक वाले, ऑफ कोर्स अब इंस्टा पे थोड़े एक्टिव हो रहे हैं, और अब तो जब से ये हमारा शुरू हो गया तो थोड़ा और समझ में आने लगे कि बिल्कुल। कैसे होता है। पहले तो समझ में नहीं आता था फोटो डालने के अलावा कि जी जी। कैसे इवन कंटेंट जिस तरह से पहले रिसीव किया जाता था, आज के टाइम पे वो बिल्कुल बदल गया है। बदल चुका है। तो इसीलिए मुझे हमेशा बच्चों, मतलब जो यंग जनरेशन है, बहुत मजा आता है काम करने में। जैसे बस वही, मुझे जब आइडिया क्लिक किया, आप लोग से मिले, फिर somehow we clicked, and Yeah, it then just बस वहीं happened. से शुरू हो गया। और कैसे करना, क्या करना, फिर मैं खूब सारे एपिसोड्स देखने लगी पॉडकास्ट के, खूब सारा लेने के लिए कि क्या होता है, किस तरह से होता है। पढ़ना फिर शुरू किया, हालांकि पढ़ने का शौक नहीं, लेकिन मुझे लगा अगर ये काम करना, पढ़ना तो पड़ेगा। सुनना correct. पड़ेगा और पढ़ना। सुनने में मुझे प्रॉब्लम नहीं, आई एम अ गुड लिसनर, बट पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत है। लेकिन पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अगर आप किसी से बात करने चाह रहे हो तो उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, उनकी रिसर्च है ना, रिसर्च बहुत करना जरूरी है। पड़ेगा। हालांकि टीवी पे आजकल इतना कुछ है, सुनो आप, रिसर्च उससे हो जाती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है बिल्कुल। उनके बारे में जानने के लिए। तो बस वहीं से आए, और मुझे लगा ये काम अच्छा होगा, मुझे मजा आएगा इस काम में, क्योंकि बोलने के बहुत ज्यादा शौकीन है। तो मुझे लगा ये काम तो बोलने वाला तो है। फिर कैसी लग रही है अब तक की ये जर्नी? बहुत मजा आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और उनकी लाइफ के बारे में पता लग रहा है, उनके बारे में पता लग रहा है, और कितने सारे ऐसे उनके किस्से कहानियां पर्सनल लाइफ बिल्कुल। की। जैसे हम लोग साजन जी से मिले, जी जी। इतना इंटरेस्टिंग उनका एपिसोड था। मतलब कितनी बातें तो कह रहे, हमने स्वराज जी जैसे कह रहे थे, बिल्कुल। हमने आज तक, ये तो आज पहली बार हो रहा है कि आपके एपिसोड में रिवील हो रहा है। हाँ, आज तक इस बारे में इन टॉपिक्स पे कभी बात ही नहीं हुई। हाँ, तो मजा आया, बहुत मजा आया, और मजा आ रहा है इनफैक्ट। ये लेकिन सोल, सफर और एहसास, ये नाम कहाँ से ये आया मेरी आपके बेटी ने मन में? पसंद किया। अच्छा। हाँ, ये मेरी बेटी ने, क्योंकि मेरी बेटी वो भी बहुत क्रिएटिव है। हाँ। इनफैक्ट मेरे बच्चे दे आल्सो इन द क्रिएटिव लाइन। ऑफ कोर्स दूसरे काम कर रहे हैं, बट मेरी बेटी बहुत क्रिएटिव है, और कुछ काम होते हैं, आई नो शी विल डू इट। वो उसको मैंने कहा नाम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। ऑफ कोर्स दोनों का एक मिक्स्ड वो होता ऑफ है, कोर्स। बट आई नो कि वो जो निकालेगी ना नाम, वो अच्छा ही होगा। सो आई कैन ट्रस्ट हर फॉर दीज थिंग्स। बहुत अच्छे से वो And I करती है। will say the way you host and the way you research and the way you also choose your guest, there's a lot of soul in it. For sure. Yeah. वो ऐसे एक रैंडम प्रोसेस नहीं होता। हम साथ में ये चीज कर रहे हैं तो वो हम काफी चीज मुझे ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, तो उसमें मुझे ये साफ दिखता है कि there's a lot of heart in it. तो अब तक का आपका ऐसा कौन सा पॉडकास्ट आपके लिए पर्सनली ऐसा रहा है कि दिस वाज द बेस्ट पॉडकास्ट फॉर मी, मजा आ गया ये सुन के? हर माँ का जो
जितने बच्चे होते हैं ना बराबर होते हैं। ये नहीं चलेगा। बायस्ड कि ये मेरा बेस्ट रहा, मेरे लिए तो सारे ही इंटरेस्टिंग थे, लेकिन मुझे लगता है साजन जी वाले में बहुत मजा आया, पंडित साजन मिश्रा वाले में। बिल्कुल। उनकी जो कहानियां किस्से थे ना, हंस हंस के हम लोग कैसे पागल हुए जा रहे थे। और सबसे ज्यादा मजा आया जब उन्होंने कहा भाई दरवाजा बंद कर। ये बातें बाहर जा रही है, मतलब दैट वाज एन एपिक, यू नो, मतलब। और मैं ये सोच रही हूँ कि क्या उन्होंने वो ये बोल रहे हैं दरवाजा बंद करो, यहाँ हमें से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इतनी हंसी आ रही थी उनकी। होता क्या, हम लोग ना एक आर्टिस्ट को जब भी सुनते हैं देखते हैं, बहुत डिफरेंट माहौल में वो लोग होते हैं। बिल्कुल। हम जब उनको ग्रीन रूम में देखते हैं वो लोग बहुत एब्जॉर्ब रहते हैं अपने उसमें, क्योंकि एक उनका ध्यान में होते हैं, एक उनका बहुत ही अलग स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें स्टेज पे जाना, हम बहुत डिस्टर्ब भी नहीं उनसे उन्हें करते, बातें नहीं करते हैं, बट ऑफ कोर्स उनके पास साथ बैठे होते कि अगर उन्हें कुछ जरूरत है कुछ है तो वो हमसे कह सके। और दूसरा फिर जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो अलग होते हैं, स्टेज पे आके वो ऑडियंस के हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनको कनेक्शन उनका ऑडियंस के साथ हो जाता है। तो ये वाला जो था ना, बगल में बैठ के इतने बड़े दिग्गज कलाकार हम लोग जिनको पूछते थे, मतलब कितनी जो बातें आप लोगों ने सुनी, पद्म भूषण आर्टिस्ट, और उनके बगल में बैठ के उनकी बातें सुनना और उनको दूसरे रूप में देखना, बिल्कुल। बिल्कुल अलग। वो मुझे लगा, मुझे बहुत मजा आया उनके। ऑफकोर्स सारे ही बहुत अच्छे रहे, बट वो इतना हम लोग हंसे ना, वो तो मतलब लिटरली मैं अभी भी कितनी बार सुन चुकी हूँ, जितनी बार सुनते मुझे हंसी आती है आफ्टर अ व्हाइल वी इवन ऑल ऑफ अस गॉट सो मच कंफर्टेबल विद हिम। जो शुरुआत में हमें लग रहा था ना, वो एक होता है शुरू में ना, हर गेस्ट के साथ होता है, जब वो आता है बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक होता है, क्योंकि वो लोग सब अपनी अपनी फील्ड में सब महान दिग्गज कलाकार। आई रिमेम्बर हाउ नर्वस यू वर हमारे सबसे पहले वाले पॉडकास्ट में, जब अभिनव जी और जयश्री के साथ था। मतलब हमें लगता है हमने इनको बचपन में टीवी पे देखते हैं, और आज ये मेरे घर में मेरे सामने बैठे और इनका इंटरव्यू ले रहे, क्योंकि सबसे पहला ही तो एपिसोड था, बड़ी घबराहट हो रही थी। हालांकि जयश्री जी से पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन इस तरह से उनसे बातचीत करना, बट उन लोग ने भी इतने अच्छे से बातें की, धीरे धीरे इतना कंफर्ट लेवल आ गया था। सुषमा जी के साथ इट वाज वंडरफुल। अच्छा था उनके साथ, उनकी इतनी इंटरेस्टिंग उनकी भी किस्से कहानियां थी, और उनके साथ भी थोड़ा घबराहट हो रही थी। इतनी मतलब एक उनका जो सीनियर एक्टर, एक और उनका इतना सुंदर, जैसे कमरे में आई जैसे लगा बिजली गिरती है ना, वो वाली फीलिंग, इतनी सुंदर खूबसूरत, और एक पॉजिटिव ऑरा वाली। I love the way she was sitting so poised, and you know, throughout the podcast she was sitting at one place. No, हमें लग रहा nothing like that कि बहुत सुंदर, वो भी खूबसूरत था, मतलब वो भी बहुत अच्छा था एक्चुअली, सभी अच्छे थे। बट हाँ, साजन जी का क्योंकि अभी हम लोग ने हाल में किया तो वो मेरे दिमाग में आया। उसके पहले मुझे लगा था कि आपको पर्सनली शेफ मनीष जी का पॉडकास्ट बड़ा पसंद आया था। वाला तो वो तो पूरा खाने का था, तो इसलिए क्योंकि हम लोग खाने, जैसे कहते हैं ना, हम लोग हलवाई के खानदान से है। बिल्कुल। जो है पूरा गोरखपुर में बॉबीज रेस्टोरेंट जो मेरे पापा ने शुरू किया था करीब 63-64 साल पहले, तो सब कहते हम लोग हलवाई खानदान नहीं, हलवाई हैं। तो वो तो खैर था ही अच्छा, उसका एक अलग ही वही है ना, हर पॉडकास्ट में अलग वो खुशबू थी। अब मनीष जी वाले में वो खाना कितना मजा आया था, सबके मुंह से वो लार बहे जा रही थी, बटर चिकन। हमारी पीछे कैमरे के पीछे बैठी हुई टीम अभी भी जो इधर है, करते करते मुंह में हम टीम में से 2 लोग नॉन वेजिटेरियंस है, 2 लोग वेजिटेरियंस है। जो वेजिटेरियंस थे वो भी बटर चिकन सुन सुन के जो हमारे मुंह में भी पानी आने लग गया। से बता रहे थे ना, वो जब मुंह में एक्सप्लेन कर रहे थे। माय गॉड, वो इट वाज वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट था। फिर सुहेला जी वाला, उनकी अलग, उन्होंने अपना पूरा वो कहानियां, इतनी प्यारी प्यारी कहानियां, देवानंद जी के साथ उनका जो अपना एक रिलेशन है, इतना सुंदर उन्होंने बताया। एंड आई थिंक सुहेला कपूर जी को ज्यादातर लोग जो उनको फिल्म में देखा है, थिएटर में देखा है, उनका एक्टर की जर्नी उनकी कई लोगों को पता है, बट जर्नलिज्म की जर्नी कई लोगों को नहीं पता। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग इवन फॉर मी। एक्चुअली मेरे लिए खुद सरप्राइजिंग था, बिकॉज जब हमने उनके बारे में रिसर्च शुरू की तब पता लगा
कि she was a journalist. She Yeah. started her career as a As journalist. journalist. Yeah. सबके साथ बहुत अच्छा. संजीव जी के साथ कितने संजीव जी इंटरेस्टिंग के साथ किस्से बहुत ही कहानियां. बढ़िया. आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सारे उन्होंने सबके साथ काम किया और कितने इंटरेस्टिंग उन्होंने किस्से सुना. उसमें भी हम लोग हंस हंस के पागल हुए जा रहे थे. इन पॉडकास्ट की वैसे एक बात है, मुझे लगता है ये प्रो और कॉन दोनों है. हमारा अपना जो एक्सपीरियंस होता है व्हाइल वी आर गोइंग देयर, टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ दीज पीपल, हम उनके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम पॉडकास्ट में नहीं डाल पाते हैं हम, क्योंकि वही एक सेट टाइम का हमारा पॉडकास्ट है. हमें बहुत अच्छे तरीके से सलीके से उसे परोसना है, एडिट में निकालनी पड़ती है. आई वाज जस्ट थिंकिंग, जो संजीव जी ने आमिर खान के लिए इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, बताई. जो हमने सब नहीं डाली. नहीं डाली तो उसको हमें रील में डाल देना चाहिए. सुना देना यू नेवर नो गाइस, डेफिनेटली ऑडियंस को सुना देना चाहिए. कुछ ऐसे इनसाइट्स जो हमने शायद पॉडकास्ट में नहीं डाले पर आपको रील में जरूर मिल सकते हैं. क्या ऐसे कोई गेस्ट हैं आपके मन में जो आप चाहते हैं कि उनको आप जरूर बुलाएं अपने पॉडकास्ट में और उनके साथ जरूर ऐसे बात करें? बहुत सारे नाम हैं. आशा पारेख जी, वाहिदा रहमान, हेलेन, फिर शर्मिला टैगोर. उस समय की जो थी ना, इतनी खूबसूरत, क्या नजाकत उन लोग में, क्या डांस करती थी. ग्रेस. और फिर उसके बाद फिर मुझे माधुरी दीक्षित भी बहुत पसंद थी. मुझे डांस वांस उसका बड़ा पसंद. अच्छा डांस करती है. उसकी अदाएं माधुरी दीक्षित की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. और फिर जो एक्टर्स और हैं, जो अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, फिर कितने सारे नाम है, कितनोों के नाम आई कैन नॉट अभी तो दिमाग में आ नहीं रहा, पर बहुत सारे नाम से जिनका लेना चाहते हैं. और ये तो रही इस इंडस्ट्री, ये तो हाँ, इस इंडस्ट्री की बात. और भी अलग अलग कितनी फील्ड्स हैं, क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिनका मैं करना चाहती हूँ और जरूर करेंगे इंशाल्लाह. भगवान ने चाहा, यूनिवर्स मेरी बात सुन रहा है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे. और हमारी ऑडियंस भी कमेंट करो, टैग करो, हमारे इंस्टाग्राम रील्स पे टैग करो. और अगर आप चाहते हो कि हम कोई ऐसे गेस्ट जिन्हें आप चाहते हैं कि हम बुलाएं, तो उनका नाम भी जरूर हमें सजेस्ट कीजिए, हम जरूर बुलाएंगे. बिल्कुल. और मुझे वही लगता है, भगवान ने और ऊपर वाले ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, और सब फैमिली ने और सबने इतना सपोर्ट किया कि मतलब सोचा और शुरू हो गया. बिल्कुल. और तो ऐसे आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सोच रहे हैं वो जरूर पूरा होगा. जरूर. हमारे पॉडकास्ट में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी बात आपने किसी गेस्ट से सुनी हो या पॉडकास्ट के दौरान हमने सुनी हो, जिसने आपकी लाइफ का कोई पर्सपेक्टिव बदल दिया हो, या आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला हो जो इससे पहले आपने कभी अपने लिए नहीं किया था या नहीं सोचा था? होता क्या, मतलब चाहे हम शूट कर रहे हो, चाहे स्टेज पे हो, चाहे किसी भी उसमें काम कर रहे हो, चाहे कैमरा एक्टिंग कर रहे हो, या हमारा पॉडकास्ट ही जैसे होता है, तो इसमें ऑन एंड ऑफ द स्टेज, ऑन एंड ऑफ द कैमरा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. नाम नहीं लेंगे, बट एक हमारे थे, किसी के साथ मेरा कुछ बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा शुरू होने से पहले, हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले. तो उससे मैंने सीखा कि सुनो इधर से और उधर से निकालो, ये सब तो चलता ही रहेगा. वो मुझे बहुत तकलीफ भी दी उस बात ने, और मुझे लगा कि मतलब ठीक है, कोई नहीं, सब तरह के लोग होते हैं बोलने वाले, हर बात को दिल में नहीं. मेरे बच्चे मुझे बहुत एनकरेज करते रहते हैं कि अब आप इस लाइन में आ गए माँ, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, इधर से सुनना, इधर से निकालना. लोग ट्रोल भी करेंगे, लोग बकवास भी लिखेंगे, लोग खराब बातें भी लिखेंगे, तो ये सब चीजें आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. तो बस इसीलिए अब मुझे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम दिल से शिद्दत से करना है, तो वो जरूर अच्छा होगा. अच्छा, ऐसा कौन सा पॉडकास्ट है जो आपको लगता है कि हमारी जो जेनजी जनरेशन है उसको रिपीट पे देखना चाहिए? जेनजी अगर देखो, अलग अलग हैं, सब में कुछ ना कुछ. हमारे जितने भी जो गेस्ट आए हैं अभी तक, ये सबकी बहुत इंस्पायरिंग और इंस्पिरेशनल जर्नी है. बिल्कुल. जैसे कि एक जो हमारा उसका हम लोग ने साक्षर लिया था, जो साइबर लॉयर जो है, वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे इतना ज्यादा एडिक्शन उनको
फोन से और इससे हो गया जो यही सब जो चल रहा है आजकल, यू नो, साइबर क्राइम साइबर क्राइम और ये सब जो चल रहा है, तो उनको जरूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चों को इससे प्रिकॉशंस बचना। लेना बहुत जरूरी है। इट इज एब्सोल्युटली इट इज सो इम्पोर्टेंट टू टेक एनी प्रिकॉशन इससे पहले कि वो लोग फंस जाएं। जिस तरह से अगर आप लोग ने साक्षर का एपिसोड नहीं देखा है और इसको जरूर देखिए क्योंकि उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं किस तरह से आज की जो युवा पीढ़ी है वो फंस रही है हमारे इस साइबर क्राइम में। बहुत बल्कि इंटरेस्टिंग वो उसने एक बातें ऐसा बताई हैं। पॉडकास्ट था जो हमारा सबसे लंबा शूट हुआ था, मुझे याद है। 3 साढ़े हमें 3 खुद याद नहीं रहा था कि हमने इतना लंबा शूट कर दिया है। हम 2-2.5 घंटे का लगातार हमारा इंटरव्यू वो चला बिल्कुल था ज्यादा चल गया था बल्कि वो आराम तो से। और हाँ हम लोग कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, उनकी बात सुन सुन के मैं अपना फोन चेक कर रही हूँ कि शिट, मैंने भी अपनी फोन में चीजें डाली हुई है, ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है। एंड इट वाज नहीं लाइक एन बहुत आई इंटरेस्टिंग ओपनिंग था। इट वाज एन आई पॉडकास्ट। ओपनर फॉर मी डेफिनेटली एंड फॉर एवरीबॉडी, फॉर ऑल एवरीबॉडी, एज ग्रुप्स, ऑल इनफैक्ट एज ग्रुप्स। मैं बड़े भी। यही बोलने वाली थी कि सिर्फ जेंजी ही नहीं बल्कि सब स्पेशली सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि ये साइबर क्राइम उन पे ज्यादा भारी पड़ता है। जेंजी फिर भी एक बार को समझते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं इनफैक्ट अलर्ट है। हाँ, इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो साइबर क्राइम हुआ मेरे फैमिली में। जिस दिन ये पॉडकास्ट मैंने अपने फैमिली, मेरी जो एक एक्सटेंडेड फैमिली कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस वाली, जी। तो उस ग्रुप में मैंने जब डाला, ये रिलीज हुआ, अगले दिन मेरे वन ऑफ माय मेरी एक चाची चाचा है, उनका ग्रुप में आया कि अरे कुछ दिन पहले ही मेरे साथ सेम किस्सा हुआ है जो उसने बताया, इस चीज से बचना है। ओह, तो उनके काफी, मेरे ख्याल से 60-65 हजार रुपए उनके चले गए, या 70 हजार रुपए। तो सब मतलब वही होता ना, जैसी लिंक आता हम लोग फटाफट जैसी आया उसे क्लिक किया, क्लिक बिना सोचे समझे उसको क्लिक कर दो। आपने क्लिक किया नहीं कि बस हो गया। बस गया। पीपल आर गेटिंग ट्रैप्ड इन ऑल दीज डेफिनेटली एंड डेफिनेटली ऑल इट्स एज ग्रुप्स, इंक्रीजिंग। चाहे वो छोटा बच्चा किसी और तरह से वो ट्रैप हो रहा है, उससे बड़ा किसी और में, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, एवरीबॉडी इज गेटिंग ट्रैप्ड इन। और एक बार गए तो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल हाँ। तो इसीलिए वो साक्षर का बहुत आई ओपनर था। बाकी सब भी बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको फिल्म लाइन में जाना है तो जैसे संजीव जी से बात हुई, थिएटर के लिए सुहेला जी से, और भी बहुत सारे, एम के रैना जी, फिर जयश्री जी से बात हाँ हुई, सबसे, अभिनव जी से बात सुषमा जी से अलग फिल्मी सुषमा लाइन जी, की बात हुई। बिल्कुल। तो हर सारे एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक साक्षर वाला वाज एन आई ओपनर जो आज के दिन में, आज की तारीख में बहुत रेलेवेंट है और बहुत ज़रूरत है उसकी। और बहुत अच्छी बात है उसने की। और बहुत, इसके अलावा मेरा जो अपना पर्सनल फेवरेट रहा वो अनुज जी का एपिसोड जरूर ओ रहा। यस, हम लोग उनको बोल रहे क्योंकि हैं, अनुज यस। जी का एपिसोड मेरे लिए इसलिए इंटरेस्टिंग था, द वे इट वाज एन आई ओपनर फॉर अ पर्सन। हम लोग इतने क्रिएटिव लोग हैं, हमें पता है कि देयर इज हर चीज के पीछे एक पूरी टीम होती है जो काम करती है। हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि भाई पंखा, स्विच और डिब्बी जो हम यूज कर रहे हैं, इन सब के पीछे भी एक और टीम है, अनुज क्रिएटिविटी बिल्कुल है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और उनके साथ अपार्ट फ्रॉम दिस एपिसोड, उनके साथ हम आपको अपना पर्सनल रिलेशन भी बताते हैं। हम लोग दोनों गोरखपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। और हम लोग वी वर बोर्न एंड ब्रॉट अप टुगेदर। तो हम लोग का परिवार जैसे पहले होता था ना, पहले, आजकल तो बहुत फॉर्मल हो गया, किसी के यहाँ जाना तो आपको पहले फोन करो कि हम आना चाह रहे हैं। पहले तो आपका पूरा मोहल्ला परिवार है, बिना सोचे समझे आप किसी के घर में चले जाते थे, बिना मतलब पड़ोस का घर अपना घर, ऐसे होता था। तो ऐसी वो अनुज जी का जो परिवार, उनकी बहन, हम लोग बहुत पक्की सहेलियां, आज भी हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अनुज जी, उनके बड़े भाई, मतलब वी आर लाइक वन फैमिली। तो और उन्होंने फिर इतनी जो बातें बताई मुझे नहीं पता थी। हम लोग बचपन से इतना खेले हैं साथ में, एक मोहल्ले में रह के इतना समय हम लोग ने साथ बिताया, पर बहुत सी बातें जब हमने उस दिन बातें की तो मुझे पता लगा कि अच्छा आपने ये भी क्या। मैं बहुत सी बातें पता भी थी उनकी हमें, जैसे उनकी मम्मी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, नानी जी थी उनकी आर्टिस्ट, बहुत सी बातें पता थी। लेकिन काफी कुछ मुझे उस दिन बाद, हाँ, ही इज बिल्ट अप दिस मैनिया डिजाइन, यस। सो और अपनी जगह जो बनाई है। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सी बातें, इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी आल्सो। एंड और हमें बहुत गर्व भी होता है कि जिसको मतलब ही इज वन ऑफ द टॉप डिजाइनर्स ऑफ द कंट्री। और
अच्छा लगता है जान के कि जिनके साथ हम लोग बचपन में इतना टाइम स्पेंड किया, तो हम लोग एक दूसरे को बोलते कि सेलिब्रिटी इधर आओ, तो आज तो यू नो ही कॉल्स मी सेलिब्रिटी, आई कॉल हिम अ सेलिब्रिटी। हम उनको कहते दादा हम आपकी फुटस्टेप्स पे चले, कहते नहीं नहीं तुम सेलिब्रिटी हो। तो हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही जब भी हम हमारी मुलाकात जी होती जी है या कुछ, जी तो जी उनका भी एपिसोड बहुत अच्छा था, उनकी भी बातें बिल्कुल। बहुत आई ओपनर थी, और स्पेशली जो डिजाइनर बनना चाह रहा है। डिजाइनर बनना चाहते हैं, चाहे वो हाँ प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो, चाहे वो बिल्कुल। किसी और हाँ फील्ड में डिजाइनिंग हो, हम्म, एनी पर्सन, आई थिंक एनी पर्सन हु इज क्रिएटिव, हु वांट्स टू डू हाँ हाँ समथिंग क्रिएटिव, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, कुछ भी हो, बिल्कुल। उनके लिए वो पॉडकास्ट बहुत एक मुझे लगता है एक शॉर्ट कोर्स की तरह है। बिल्कुल। आपको काफी कुछ सीखने को, इवन फॉर अस इट वाज अ वेरी गुड पॉडकास्ट, हमें काफी कुछ सीखने को उस पॉडकास्ट में डेफिनेटली मिला, सीखने को मिला, समझने को मिला, और कुछ ऐसी चीजें थी जो ऐसा सुन के ऐसा लग रहा था कि अरे मैं भी ऐसे ही हूँ। बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत था, बिल्कुल। इट वाज लाइक अ टिक मार्क। और कितने सारे प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बताया कि ये जैसे किया मोटर्स है, और एक और कौन सा था जिसके विक्स, विक्स का तो मालूम था, क्योंकि उसका मुझे इसलिए पता था क्योंकि जब उनको उस विक्स के प्रोडक्ट के जो बॉक्स के लिए अवार्ड मिला था, तो वो इत्तेफाक से ऐसी हुआ, टीवी पे कोई न्यूज सुन रहे थे, तो सडनली हिज नेम वाज अनाउंस्ड, सो दैट वाज a very proud moment for all, all डेफिनेटली। of us, जो हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो वो मुझे याद था, बट जो अब जो प्रेजेंट इतने सारे उन्होंने प्रोडक्ट्स बताए, कितनी चीज हमें नहीं पता थी कि किया बिल्कुल। मोटर्स की जितनी एक्सेसरीज है वो हाँ डिजाइन कर रहे हैं, पर उसके अलावा और भी कितने सारे उनके हमने प्रोडक्ट्स देखे। गुड नाइट वाला नहीं मालूम था, जो बिल्कुल। रेड वाली हाँ है, जो हम करेक्ट, लोग एंड द इतने, कोविड मास्क ही कोविड मास्क आई क्रिएटेड। न्यू, क्योंकि वो हमने भी खरीदा था, तो इसलिए उसका बिल्कुल पता था कोविड के टाइम पे। काफी प्रोडक्ट्स जो मैं कह रही हूँ, काफी वहां जाने के बाद पता लगा, क्योंकि जब हम मिलते तो ये सब बातें थोड़ी करते कि बिल्कुल। आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, तब तो हम लोग की अलग बातें होती हैं, बिल्कुल हंसी मजाक मस्ती होती है। ये तो उस दिन क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली गए थे, उनसे अलग उससे बात कर रहे थे, सो आई गॉट टू नो so many things, a different side of Anuj इस Prasad. बात से एक एहसास होता है कि आपके आसपास इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, Oh yes, और आपको पता ही नहीं है उनकी जर्नी, बिल्कुल। बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक देयर ओन मार्क, ट्राइंग टू डू व्हाट दे वांट टू डू। थोड़ा मुश्किल है, लोग अपनी ही जर्नी एक लेकर चल रहे हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पता ही नहीं। उन्होंने शुरू किया, इनफैक्ट अनुज कैसे जी की जो, कहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल अनुज की जो सिस्टर, अनुज जी के जो सिस्टर हैं, वो मेरी बहुत ही हम लोग खास फ्रेंड्स हैं। तो हम तो उसको उसी नजरिए से देखते हैं, बचपन से हम लोग साथ पले बड़े हुए हैं, वी वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और आज वो जज है। बिल्कुल। तो तो मतलब उसको देख के वही हम कहते, विश्वास नहीं आता कि तुम अब एक जज की कुर्सी पे बैठे, इतना अच्छा लगता है देख के, आस पास के। और वो हमेशा मेरी माँ उसी का एग्जाम्पल देती थी कि उसकी तरह बनो, उससे सीखो, वो देखो कितना पढ़ती है। तो बस पढ़ाई के नाम पे मुझे दिक्कत होती थी कि पढ़ती तो है, बाकी सब तो बहुत अच्छा कर रही है, पढ़ाई से मुझे दिक्कत होती थी पर कि मैं एक बात बोलूंगी, अदर देन बीइंग अ होस्ट, चारू जी इज अ होस्ट लाइक ऑन अ टॉक शो, शी इज अ वंडरफुल होस्ट। खाना इतने प्यार से और इतने बढ़िया तरीके से ये खिलाती है, अरे वही, हमारे गेस्ट भी खुश होके जाते हैं, और हमारी टीम तो खुश होके वही कहा जाती ना, ही है। ऐसे परिवार से आते जहाँ हमने बचपन से आंखें खुलते ही हमने बस यही देखते थे कि मुर्गा आया है कि नहीं पहुंचा, मटन पहुंचा कि नहीं, सब्जी पहुंची कि नहीं पहुंची, आज मसालची छुट्टी पे, आज हमारा मेन कुक छुट्टी पे। तो पापा का और सबका ना, मेरे चाचा लोग सबका सुबह से यही, हम लोग ने बस कानों में यही बातें पड़ती थी, और खाना। बस खाना। और क्या कहते हैं, आज वो मेरा बेकर नहीं आया, तो हम लोग तो रेस्टोरेंट में जाते थे तो बेकरी में सीधे घुस जाते थे। जो जब वो स्पंज होता है ना पेस्ट्रीज और जी जी केक्स का, जी वो बेक होता था, तो उसके जो साइड्स का कटता था ना, वो बड़ा मजा आता था खाने में। तो हम लोग तो वही है ना, जिस परिवार से हैं, से तो है बिल्कुल। मम्मी से मैंने बहुत सीखा है, घर में अचार डाल कैसे डाला जाता है, और पकवान कैसे सारे बनते हैं। और ऑफ कोर्स कुछ कुछ रेसिपीज है, मेरे भाई भाई बताते नहीं है कि वो सब लीक कैसे हो जाए, बनते हैं। नहीं मैं बताते। कहूंगी ये हमने इतनी बार ये जिक्र सुन लिया है गोरखपुर के फेमस बॉबीज रेस्टोरेंट का, कि अब I love आपको to हमें वहां ले जाना I पड़ेगा। love to boast about something which बिल्कुल। my father started, and my मतलब मेरे चाचा और पापा ने किस तरह से उसको चलाया, मेरा भाई देख रहा है, भाई के बच्चे देख रहे हैं, और वो जो एक लेगेसी जो चल रही है, इट्स
इट्स अ लेगेसी, यू नो, एंड आई फील सो प्राउड ऑफ इट, यू नो, कि मेरे पापा ने उस जमाने में जब क्या कहते हैं सोचा एक कैफे खोलने की जहाँ पे लाइव म्यूजिक चलती थी, 63-64 साल पहले, गोरखपुर जैसी जगह जहाँ पे मतलब कोई किसी ने नाम ही, जो गोरखपुर वो लाइक यू नो सेकंड इन द वर्ल्ड, जो ये क्या नाम है क्राइम में, वंस अपॉन अ टाइम आफ्टर शिकागो, आई स्टिल रिमेम्बर इंडिया टुडे में फ्रंट पेज पे न्यूज थी, गोरखपुर सेकंड आफ्टर शिकागो। और उस जमाने में मेरे फादर ने कैसे ये इतना मतलब दूरदर्शी जैसे कहते हैं ना, सो आई रियली फील प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने क्या क्या सोचा और उन्होंने आगे वाली जनरेशन के लिए कैसे रास्ता खोल दिया। इनफैक्ट आई टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया। एक सैयद मोदी एक बैडमिंटन प्लेयर हुआ करते थे, गोरखपुर के थे, ये है ना, एक सैयद मोदी, ये भी गोरखपुर कैसे ही पता होगा। तो बहुत साल पहले जब बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक बार, ही वॉज अ नेशनल प्लेयर, नेशनल बैडमिंटन प्लेयर, सैयद मोदी और अभी ये प्रकाश पादुकोण, ये दोनों उस समय के। तो प्रकाश पादुकोण ने जो दीपिका के पापा, जी जी जी, तो सैयद मोदी का एक बार एक स्पोर्ट्स मैगजीन में इंटरव्यू आया था कि आपका मतलब बहुत सारे सवाल थे, तो उसमें पूछा था आपका फेवरेट फूड क्या है, तो ही सेड बटर चिकन। तो फेवरेट रेस्टोरेंट, तो ही हैड रिटन बॉबीज रेस्टोरेंट गोरखपुर। तो वो भी, वो हम लोग भूलते नहीं है कि हाईलाइट एकदम थी। तो वो बड़ा उस समय भी मतलब एक खुशी होती है ना कि इतना बड़ा एक नेशनल प्लेयर, और ही इज मेंशनिंग अबाउट बॉबीज। और अभी ये जो गोरखपुर के जो एक्टर हैं, ये जिमी शेरगिल गए थे अभी, एक वो गोरखपुर लिट फेस्ट हुआ, तो उन्होंने भी जिक्र किया कि गोलघर में एक बॉबीज हुआ करता था। और जो गोरखपुर के एमपी रवि किशन जी, एक कैफे खोला, अलग से एक रेस्टोरेंट खोला है बॉबीज का, ये एक ब्रांच। तो उन्होंने, रवि किशन जी भी वहां थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो अच्छा लगता है जान के, मुझे खुशी होती है कि एक हमारे जो पिताजी ने हमारी जो एक स्टार्ट किया था लेगेसी, वो अभी तक चल रही है। एक और पॉडकास्ट है जो आज की जनरेशन के लिए है, जो साक्षर के साथ साथ अनुराग चौहान का जो हमने लिया था, वो भी बहुत इंस्पायरिंग है। उस बच्चा है लेकिन उसकी जो जर्नी है इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है, वो जो काम कर रहा है वॉश प्रोजेक्ट स्पेशली, जो दैट इज रियली इंस्पायरिंग। और वो भी अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर सुनिए और देखिए, बहुत अच्छी बात है उसने बताई है। और हैरानी की बात है, आजकल का बच्चा वो जो सोच रहा है वो गजब है। अब बारी है हमारे रैपिड फायर राउंड की, जो हम आज आपके साथ करने वाले हैं। पहला थॉट जो आपके दिमाग में आता है व्हेन वी से पॉडकास्ट? ऑब्वियसली सोल सफर और एहसास। बिल्कुल। कोई ऐसा गेस्ट जिसके साथ में बैठने से आप बहुत ज्यादा नर्वस थे? सुषमा सेठ जी। इफ यू हैड टू डिस्क्राइब आवर पॉडकास्ट इन 3 वर्ड्स? सोल सफर और एहसास। अगर सोल सफर एक बॉलीवुड फिल्म हो तो उसका टाइटल क्या होगा? दिल से दिल तक। अरे वाह। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपनी लाइफ को स्वैप कर सको किसी एक हमारे पॉडकास्ट गेस्ट में से, तो किसके साथ करेंगे? सुषमा सेठ जी। क्या इनक्रेडिबल लाइफ है, क्या मतलब शी इज, एंड द ग्रेस शी हैज। व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर, टीवी शो और वेब सीरीज? आई थिंक आई एम मोर इनटू यूट्यूब। यूट्यूब ज्यादा देखते हैं। हाँ। हु इज योर ड्रीम को होस्ट, शाहरुख खान, आमिर खान या अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन। विदाउट फेल। What's the weirdest compliment or any comment that you must have read हमारे पॉडकास्ट में किसी भी गेस्ट के एपिसोड के नीचे, जो आपको याद रह गया हो? ये कमेंट तो मुझे याद रह गया है। इंटरव्यू लेना सीख ले, इतनी बड़ी कलाकार को लेकर आई है। ये कौन से गेस्ट के? सुषमा सेठ जी। और मुझे याद है अभी रिसेंटली सूद जी के रील पे बहुत कमेंट्स आए थे। माय गॉड, वो तो मुझे लगता है शायद काफी कमेंट्स यूट्यूब ने जो है उसको हटा दिया, पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि उस पे तो लड़ाई झगड़ा छिड़ गया था। अगर आप इस समय ये पॉडकास्ट ना कर रही होती तो आप इस समय क्या कर रही होती? थिएटर कर रहे हैं। वो थिएटर तो खैर अभी भी करते, वो तो कर ही रहे होते हैं वही। आई थिंक थिएटर एंड बस वही ऑडिशंस देते गए और ऑडिशंस देते जाओ और वेट करो कि कोई काम मिलेगा, कभी मिलेगा। बिल्कुल। ऑडिशंस का वैसे ये सवाल रह गया तो मैं जरूर पूछूंगी आपसे, बट थैंक यू फॉर द रैपिड फायर राउंड। काफी स्मूथली किया आपने ये। तो ऑडिशंस का जब जिक्र हुआ है
तो आप भी एक एक्टर हैं, आप भी काफी समय से थिएटर कर रही हैं और कैमरा के लिए ऑडिशंस भी दे रही हैं। वो एक एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है अब तक? क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो इसी फील्ड के हैं या इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, काफी यंग जनरेशन भी है और हर एज ग्रुप के लोग हैं। कैसा रहा है? मेरे ख्याल से ऑडिशन का एक्सपीरियंस किसी का अच्छा नहीं होता होगा, बट एक चीज जो हम लोग मैंने एक जो एक्टिंग कोर्स FTI का एक शॉर्ट कोर्स उनका होता है अंडर स्किफ्ट, वो वाला किया था। तो उसमें जो हमारे एक्टिंग जो हमारी फैकल्टी थी उन्होंने बोला था कि ऑडिशन देख के कभी एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें तुरंत जवाब मिलेगा, या जवाब नहीं आया तो परेशान हो जाओ, और या तो अगर तुम्हारा ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ है, दैट डोंट फील लाइक अ लूजर। हालांकि फील करते हैं, बट शुरू शुरू में तो बहुत होता था, अब नहीं होता। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, not because you're not a good actor, one reason, and not because you did not perform well, number two, इसलिए नहीं हुआ कि वो तुम्हारा चेहरा या तुम्हारा वो जो वो पूरा लुक था वो कैरेक्टर के हिसाब से सूट नहीं किया होगा। बट ठीक है, उन्होंने बताया ये चीज, दिमाग में तो डाल ली, पर शुरू शुरू में तो बहुत बुरा लगता था कि जब नया नया देना शुरू किया था 9-10 साल पहले, कि दिया है कोई जवाब नहीं आ रहा, क्यों नहीं, धीरे 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 करके आदत होगी, दो और भूल जाओ। बट देन आई रियलाइज कि क्या जर्नी है ये, मतलब जब तक आप ऑडिशन नहीं देते तब तक तो आप राजा हो। मतलब an actor is a king. Like the way casting people get after your life. अभी दो मतलब आप कुछ काम करो, they get after you, तुरंत चाहिए। वो सोचते हम उनके लिए बैठे कि अभी इस ऑडिशन वाले ने मुझे भेजो, मैं वेट कर रही हूँ। वो उन्हें लगता है कि ये वेट कर रही होगी मेरे ऑडिशन कास्टिंग कॉल का, उन्होंने भेजी है और तुरंत भेजो। ऐसे कैसे हो सकता है, टाइम चाहिए होता। फिर वो पीछे लग रही, मैम कब भेज रहे हो, मैम प्लीज भेजो, कितना मीठा होता है। एंड द मिनट यू गिव द ऑडिशन, दे मतलब भेज दिया, यू आर ट्रीटेड लाइक अ कचरा। कुछ हैं ऑडिशन में जो कास्टिंग वाले, दे आर वेरी नाइस, वो लोग जवाब जरूर देते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो तो बहुत ही बेकार होते हैं, जवाब नहीं देते, दे डोंट। फिर वो कहते हैं कि हम कितनों को बताएंगे। ठीक है, उनकी बात भी सही है, बट मुझे लगा दिल्ली में रह के इधर यू मूव टू बॉम्बे, आई पर्सनली फील, क्योंकि मेरे इतना कनेक्शंस हो गया, तो लोग बताते हैं कि बॉम्बे में आ जाओ, बहुत काम है, आ जाओ यहाँ पे रहो। बट देन आई डोंट वांट टू मूव टू बॉम्बे, आई एम ओके इन दिल्ली एंड इट्स ओके टू बी हियर। मुझे बॉम्बे से काफ़ी सीरियल्स के लिए आया भी कि यहाँ पे ऑडिशंस देने के लिए, और मैंने दिए भी, बट देन उनकी यही कंडीशन थी कि आपको बॉम्बे में रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने लंबे टाइम चलेगा। फिर किसी ने बोला आप दिल्ली में रह के ऑडिशन दो और शो करो, और उनको बोलो कि हम बॉम्बे में ही रहते हैं। पर मुझे लगा कि सपोज सुबह बोल दिया कि शाम को आपको आना है, तो फिर आई कैन नॉट बी फ्लाइंग एवरी टाइम टू बॉम्बे। तो मुझे लगा कि बहुत ही बहुत एक तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, आप ऑडिशंस पे ऑडिशन दिए जा रहे हो, कब तक। And I personally feel that बहुत लोग हैं जो एक्चुअली वेट कर रहे हैं ऑडिशन का, जो बैठे हैं शायद फोन के पास, बट बीइंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री नाउ, आई एम वर्किंग फ्रॉम लाइक 12-13 years, आई थिंक हर कोई एक ही नीश पकड़े ये जरूरी नहीं है। मैं अगर आपको ऑब्जर्व करूं, आपकी जर्नी को देखूं, तो मुझे ये समझ आता है कि you love doing multiple things. Yeah, I enjoy. You love doing dance, you love doing theater, you love now you are also doing podcast, and you love organizing cultural events, बिल्कुल, meeting new people. बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि सीरियल अगर मिल रहा है या कोई फिल्म मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है तो सिर्फ वही करना। सीरियल में होता क्या, टाइपकास्ट हो जाता है आपको। अब देखो, मुझे लीड हीरोइन का तो रोल मिलेगा नहीं, माँ, चाची, दादी, नानी। अब आप सफेद बाल लेके आप बैठे हुए कि क्योंकि उसमें कितना आपका पता बड़ा सीरियल 2 साल का है, तो आप 2 साल फंस गए उसी कैरेक्टर में, देयर इज नो ग्रोथ। एंड आई डोंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना तो सीरियल देखते हैं और ना ही मेरे को कोई भी इंटरेस्ट है सीरियल में। हालांकि बहुत लोगों ने कहा बड़ा पैसा है, सब कुछ है, पर ठीक है, पैसे एक सेटिस्फैक्शन भी तो होना चाहिए, करेक्ट है ना। अभी तो हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
it's become more like a passion now. अब ऐसा नहीं कि मुझे मतलब ठीक है पैसे आने किसे बुरे लगता है, मेरे पास भी पैसे आते हैं, आई रियली चाहे वो जितने भी आ रहे हो, आई लव इट पैसे, एवरीबडी लव्स इट व्हेन यू गेट मनी, व्हेन यू अर्न, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डूइंग अ सीरियल और उसी पोजीशन में आप हो, आपका डायलॉग है नहीं है, आप सुबह से तैयार होके बैठ गए हो. The stories which I've heard from people who are doing serials and who are fed up of it and they're saying हम फंस गए सीरियल लेके. इनफैक्ट एक मैंने ऐड किया था फैब इंडिया का, तो जिसके साथ मैं करी थी, काफी सीनियर लेडी थी, तो उन्होंने बोला हम तो सीरियल लेके फंस गए. हम उनको कितनी बार बोल रहे हैं डायरेक्टर को, दादी को मार दो निकलना है मुझे सीरियल से बाहर. कहते रोज मेरे बाल तो सफेद थे, कहते वो स्टैंड लगा देते थे काला सा हल्का सा और सर ढक के मुझे एक चारपाई पे बैठा देते थे रोज. माय गॉड, हमने कहा इस तरह से सुन के तो आई विल नेवर डू इट. और वैसे भी सीरियल्स, एक टाइम था जब सीरियल्स देखते थे, जब अच्छे सीरियल्स आते थे. अब तो इतने चैनल्स है, इतने सीरियल्स है, हमें तो ये लगता है देखता कौन होगा उसे, इसलिए हमें यही लगता है. बिल्कुल, पर देखने वाले देखते होंगे, बट पर्सनली तभी चल रहे हैं अभी तक. आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन सीरियल्स. यस ऑफ कोर्स, अगर वो टाइम था जब सीरियल्स बहुत अच्छी क्वालिटी वाले थे तब होता तो आई वुड हैव गॉन इनटू इट, बट नॉट नाउ, डेफिनेटली नॉट एट दिस मोमेंट. आई डोंट माइंड अगर मुझे अच्छी फिल्म कोई मिले या कुछ, आई डोंट माइंड ट्रैवलिंग एंड गोइंग आउट एंड डूइंग. किया भी है ट्रैवल, कुछ काम के लिए गई भी हो, जो फिल्म या वेब सीरीज कुछ किया. हमारी अपनी मुलाकात कैसे हुई थी ये जरूर बताना चाहिए हमें. Oh yes, that's also very interesting किस्सा, and I thank you, always thank you for that. हमारी अपनी मुलाकात एक्चुअली थिएटर के थ्रू हुई एक तरह से, मैं कहूँ. हाँ, when you were doing when you had that in कालका जी studio था, तो हम थिएटर रिहर्सल के लिए आते थे, and I would really love that space which you had created. That was very artistic and very nice. तो बड़ा एक अच्छी वाइब वहाँ पे थी, जो वो जो प्ले करना था उसके लिए. पहली बार वहाँ मिले, इसी तरह मिले. हाँ, फिर सेकंड टाइम जब फिर से वही ऑडिशन के थ्रू यू वर इनटू कास्टिंग. तो एक वो वेब सीरीज आई थी त्रिभुवन मिश्रा सी ए टॉपर, तो उसका दिसंबर से मार्च तक मैंने उसके 3-4 बार ऑडिशन हुए, और वो कास्टिंग एजेंसी थी, उसी में से अलग अलग लोग मुझे भेजते थे, मैम इसको ऑडिशन भेज दो. कितनी बार भेजें भाई आप लोग मांगते हो और उसका जवाब मिलता नहीं है, सो आई अज्यूम कि रिजेक्ट हो गया होंगे. मतलब फिर इससे वो बेसिकली इसके पहले के जितने भी ऑडिशंस इन्होंने दिए उसी एजेंसी, हाँ, उसकी बात हो रही तो है. हाँ. उसमें इतने ऑडिशंस दे चुके थे कि मतलब मुझे लगा कि यहाँ से तो काम मिलना नहीं है और इनके कुछ फेवरेट्स होंगे जिनको ये काम देते हैं. बट देन व्हेन यू सेंट मी कि इसका मैम दे दो ऑडिशन, मैंने कहा भाई थक गए ये वाले सीन का ऑडिशन दे दे के. वन थिंग, तो जब मैंने ज्वाइन किया था वो एजेंसी, मैंने उसी टाइम पे ज्वाइन किया था कोविड के बाद, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू शट डाउन माय स्टूडियो. तो जब मैंने शुरू किया उस दौरान मैंने आपको वो ऑडिशन उनके वहां के डेटा से नहीं दिया था. जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो मेरे दिमाग में आप आए. ओके, अच्छा, दैट्स हाउ. हाँ, और मैंने कहा कि नहीं, मैं एक एक्टर से मिली थी, वो मेरे स्पेस में आई थी, उनका ऑडिशन. एंड आई रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि ये वाला तो दे दे के परेशान हो गए भाई, यहाँ पे आई डोंट वांट टू गिव अगेन. यू सेड एक बार, मैंने कहा यहाँ तो जिंक्स्ड है, जब देते काम मिलता ही नहीं है. तो ऑफ कोर्स मुझे वहां से एक काम मिला था जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के ऐड किया था, पर वो 5-6 साल पहले मिला था, तो आई ऑलवेज थैंक देम फॉर दैट. बट उसके बाद से उन्होंने पता नहीं 50-100 कई ऑडिशन मांगे होंगे, तो वो देते ही नहीं थे. फिर यू नो आई हैड गिवन अप होप फॉर दैट. बट व्हेन यू सेड नहीं ये जिंक्स को मैं तोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि चलो कोई तो आए. बट थैंकफुली यू गेव मी दैट वर्क, त्रिभुवन मिश्रा वाला. बट दैट वाज छोटा सा ही काम था, बट एटलीस्ट यू नो डूइंग दैट लिटिल वर्क विद सच अ गुड एक्टर्स में वो थे ना, मानव कौल जी थे. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दैट. एंड देन आई एम इन गुड कनेक्शन विद द फिल्म. वो वेब सीरीज के डायरेक्टर पुनीत कृष्णा जी हैं, तो उनके साथ फिर ही अप्रिशिएटेड, यू नो. आई रिमेम्बर जब मेरा जो सीन था, तो मेरा सीन वन शॉट में मैंने वो दिया, तो
जैसे वो खत्म हुआ ही केम यू नो अंदर से बाहर एंड ही गेव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन कि व्हाट अ शॉट मैम, एक बार में आपने दे दिया. सो आई फील सो गुड यू नो कि इतने मतलब उन्होंने मिर्जापुर सीरीज जी लिखी जी है और फिर उन्होंने इसका डायरेक्शन किया है. सो दैट वाज यू नो जब कोई डायरेक्टर आपको आके अपलॉड कर रहा है सबके पूरे क्रू के सामने, कास्ट एंड क्रू के सामने, so that was like again winning an award you know. Yeah. मैंने जितने जो छोटे कुछ भी जो फिल्म्स या फीचर या फीचर फिल्म या वेब सीरीज किए, आई वर्कड विद गुड डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, सो आई फील गुड अबाउट इट. या फिल्म्स या थिएटर? Definitely theater, but if I get a good film with a good actor, I would love it. Of course, taking that opportunity, but theater is, I think, Theatre is love. something which I love doing on the stage. You know, आपको instant reaction art audience का मिलता है, वो जो तालियां होती हैं, and at times you get a standing ovation also. अलग-अलग तरह के आप किरदार निभाते हो हर बार. उसके इतने लंबे-लंबे rehearsals होते हैं, वो उसका जो rehearsal होता है ना, that is actually what I love in theatre. अपने शो के बारे में भी जरा ऑडियंस को ये बताइएगा. अमीन सयानी साहब जो बिना का गीत माला होस्ट किया करते थे, अच्छा. वो उन पे हम लोग ये वाला नाटक कर रहे हैं, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले मिसेस अमीन सयानी इन दिस. वेरी तो ये नाइस. हम लोग पहले शोज ये वाले कर चुके हैं, लेकिन इस बार हमें ये स्पॉन्सर्ड शो है जो कर रहे हैं, और इट्स अ म्यूजिकल शो. सरिता वोरा जी जो शीला भाटिया जी की डिसाइपल है, शीला भाटिया जी दिल्ली की थिएटर डायरेक्टर हुआ करती थी, तो उनके साथ जो राज बब्बर और काफ़ी लोगों ने उनके साथ काम किया है, और हमारी मैम जो उन्होंने भी, तो वो डायरेक्ट कर रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है. और ये इसी से मुझे याद है कि हमारे पॉडकास्ट में एक और गेस्ट हैं, बख्शी जी. Oh yes. And it was such a surprising thing for me कि he is also doing theater right now. In fact वो भी हैं इसमें. अच्छा. बख्शी जी भी, प्रफुल्ल सर भी हैं. पॉडकास्ट भी बहुत बिल्कुल. इनफैक्ट उन्होंने जो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज बताई फौज में रह के, बीइंग अ फाइटर पायलट, कैसे उनके किस्से, उनसे मुझे याद है मैंने एक सवाल किया था, क्योंकि वो टीवी न्यूज़ चैनल्स पे इतना आते हैं. मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या डर नहीं लगता, आप इतने बेधड़क और निडर होके इतने जो आप टीवी चैनल से बोलते हैं, तो आप घर से बाहर निकलते तो डर नहीं लगता कि लोग कोई अटैक कर दो या कुछ? तो वो कह रहे थे कि नहीं, डर तो देखो लगता है, लेकिन सच्चाई मैं बोलता हूँ जो है. तो उनके साथ भी बड़ा मजा आया था उनकी बातें सुन के. उनके कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, एक ऑन पॉडकास्ट, हिम बीइंग the personality he is, and then on theater I felt he is also very bubbly, which I was not expecting जब हम उनका podcast he dances also very well. जब वो अभी इसमें गाना गा रहे तो उसमें बड़ा क्यूट डांस भी करते हैं वो, साथ ही साथ जो गाना गा रहे हैं, बिकॉज इट्स हम लोग वो पूरा अमीन साहब की पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं. तो उसमें 2 पार्ट्स में, वो एक पार्ट पूरा इंटरव्यू है जिसमें अमीन साहब और उनकी वाइफ का इंटरव्यू लेते हैं जर्नलिस्ट, और दूसरा पार्ट पूरा गाने का है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू शो इट एज अ बिना का गीत माला. तो उसका नाम ऑफ कोर्स अलग रखा हम लोग ने. तो उसमें वो भी एक गाना गा रहे, साथ में थोड़ा सा वो थिरक भी रहे, तो बड़ा क्यूटली वो डांस करे. और ऑफ कोर्स पॉडकास्ट में वैसे ही थोड़ा नर्वस से जैसे सारे उसमें होते शुरू करने, वही होता है ना, जैसे कैमरा के आगे आते या स्टेज पे जाते तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, तो वो एक दिल में ना वो घबराहट, बटरफ्लाईज पेट में, वो सब जो होती हैं. तो एक्सपीरियंस दोनों का अलग अलग ही था. और बहुत इंटरेस्टिंग था वो पॉडकास्ट भी, उन लोगों के लिए जो इनसाइट्स जानना चाहते हैं, बीइंग अ फाइटर पायलट, what's their life and how interesting it is. एक अनरिलीज्ड एपिसोड जो मैं कहूंगी उनकी वाइफ का, हाँ, उनकी वाइफ के साथ जो कन्वर्सेशन, बीइंग अ फौजी वाइफ हैज अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज उन लोग की भी लाइफ आसान नहीं होती. इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ आर्मी में थे, ही इज अ डॉक्टर, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी. बीइंग अ डॉक्टर तो इन लोग आर्मी एयर फोर्स में इन लोग का हो जाता, तो ही वाज इन द एयर फोर्स आर्मी. तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा, इन लोग की लाइफ देखी है कि कैसी लाइफ रहती थी. ऑफकोर्स मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी, जो कुकिंग की बात हो रही थी, बहुत सीखा, बहुत अच्छा. वो भी पेंटिंग्स बहुत अच्छी, शी वाज अ वेरी गुड पेंटर एंड शी वाज अ वेरी गुड कुक ऑल्सो. तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में. और फौजी लाइफ है तो फौजियों की बीवी के लिए आसान नहीं होता है जिंदगी गुजारना. जब इन लोग, जैसे कि विंग कमांडर बख्शी ने की वाइफ ने बताया, उन लोग की लाइफ कैसे न्यूज ब्रेक करते हैं, कोई किसी को खो देता है, कैसे होता है. सो इट्स नॉट इजी टू बी अ फौजी. बिल्कुल.
तो ऐसे बहुत सारे गेस्ट हैं जो हमारे शो पर आए और आने वाले हैं। कहानियां बहुत इंस्पायरिंग रही। कुछ ऐसे किस्से कहानियां बिहाइंड द सीन्स आई विल से स्पेशली जो हम रिलीज नहीं कर पाए, पर शायद आने वाले दिनों में आपको वो अनरिलीज्ड क्लिप्स देखने को जरूर मिलेंगी, बिहाइंड द सीन्स वाली। बिल्कुल देखने को मिलेंगी। और मैं कहूंगी कि जाइए इन पॉडकास्ट को देखिए। डेफिनेटली आपको ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं है जिससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। यू कैन टेक कुछ ना कुछ इंसाइट आपको जरूर मिलेगी। आप जाइए और जरूर देखिए और लोगों को शेयर कीजिए। कुछ पसंद आए तो मेंशन जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए वो फीडबैक बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट हमारे सारे गेस्ट दे हैव हैड अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। और हर फील्ड से मैं कहूंगी हमारी कोशिश एक्चुअली यही है कि हम हर फील्ड से गेस्ट को आप तक पहुंचाएं और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आप तक पहुंचाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे चीजें आपको नहीं दिखा पाते हैं, बट कोशिश यही रहेगी कि आप तक हर बात पहुंचाई जाए। बट इस आइडिया के लिए आई विल से, शुरुआत के लिए चारू जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सोल सफर और एहसास में आपने हमें भी हिस्सा बनाया। हमने मिलके इस जर्नी को शुरू किया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। हमें खुद बहुत मजा आ रहा है इसे करने में। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे गेस्ट और दिखेंगे, बहुत सारे नए गेस्ट आपको मिलेंगे। बिल्कुल। और एक थोड़ा सा इंसाइट दे देते हैं हमारे फेस्टिवल सीरीज का। हाँ, यस, हमारा अक्टूबर में, क्योंकि सारे त्योहारों का टाइम है, त्योहार शुरू होने वाले हैं, तो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग वाले हम लोग के छोटे छोटे से आपको देखने को मिलेंगे नज़ारे। दशहरा, दिवाली और क्या क्या होगा हमारा, डांडिया नाइट्स है, हम जा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में मिठाइयों का ठिकाना भी बताएंगे। हाँ, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो भी खाने से रिलेटेड है। मुझे लगता है एक सीरीज हम अलग खाने वाली बना सकते हैं। वो तो फिर आई थिंक खाने की शौकीन है। हिंदुस्तानी का एक जो रिश्ता है वो खाने से है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सबसे खासियत है कि आप देखो हर एक 50 किलोमीटर पे आप दूर जाएंगे, लोगों का एक नया खाना मिलता है, एक नया वेशभूषा होती है और एक नई बोली होती है। और ये दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा, ये सब हमारे इंडिया में ही है खासियत। तो इसलिए खाने का रिश्ता हिंदुस्तानी से अगर ना हो तो वो क्या हिंदुस्तानी पे। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए पॉडकास्ट बनाने की जर्नी में हमें बहुत मजा आ रहा है। आप जरूर हमारे पॉडकास्ट को देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके लोगों तक हमारे पॉडकास्ट को पहुंचाइए। सोल सफर और एहसास की जर्नी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये हमारा एक इनफॉर्मल सा सेशन पसंद आया होगा। हमारी बस एक यही कोशिश थी कि हम लोग अपनी जर्नी आप तक पहुंचाएं। कलाकारों की और जो गेस्ट हमारे आते हैं उनका सफर तो हम आपको सुनाते ही हैं, हमें लगा थोड़ा हट के करते, क्योंकि अक्टूबर का महीना हमारा प्रमोशनल मंथ है, बहुत इंटरेस्टिंग। हम लोग अभी आपको जो एपिसोड्स आप लोग ने देखे हैं और आगे भी शायद कुछ दिखाएंगे, तो हम लोग ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना सफर भी आप तक पहुंचाएं। और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा लगता है क्योंकि आपका हर एक शेयर, हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये तो था हमारा रैप सीजन 1 का। आप जरूर जाइए, हमारे गेस्ट से मिलिए, उनकी बातें सुनिए, दे आर इंस्पायरिंग स्टोरीज, और तैयार हो जाइए हमारे आने वाले सीजन 2 के लिए। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए चलिए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। नमस्कार।